पहले क्यों चेक करके नहीं रखते आप लोग यार? यार आवाज आ रही है बच्चों, लेकिन इसमें आवाज कम है थोड़ी सी अभी। नहीं आवाज नहीं आ रही ना, मतलब तार तुमने गलत जगह लगाया, तार सही जगह लगा। अच्छा जी चले, तो हमारे पास ऑनलाइन वाले बच्चों आपको आवाज आ रही है? चले सॉरी यार, हमारे पास एक सिनेरियो आया। अगेन इसको ड्राफ्ट करने का आसान तरीका क्या है, मैं सबसे पहले अंडरलाइन क्या करूंगा, सवाल में देखूंगा सवाल में लिखा हुआ क्या है, सही है। उसके बाद उन चीजों को मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा। और जहां मैं इवेल्युएट करूंगा फिर मैं देखूंगा कि उस इवेल्युएशन से रिलेटेड मेरे पास क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स अवेलेबल है। क्या ये बात समझ आती है सबके? अच्छा, अगर मैं आपके सामने सवाल डिस्कस करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है रिलेटेड पार्टी आजा 550 तो एप्लीकेबल है, जो खुद कहते हैं रिलेटेड पार्टी। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि सवाल में मेरे पास आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेबल है? क्या मैं कह सकता हूं? क्यों? टर्म्स एंड कंडीशन सही है। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले सवाल में लिखा कि भाई बिल्डिंग बेची है, कंपनी का नाम क्या है? बिल्डिंग बेची है एट अ लॉस ऑफ रुपीज, एट अ लॉस ऑफ रुपीज 10 मिलियन। सेट हो गया यहाँ पे? अच्छा, तो मैंने कहा कि यार इवैल्यूएशन, मैंने कहा भाई और ये बेची किसको है, और वहां पे कौन है? तो मैंने कहा ये जो ट्रांजैक्शन हुई है रिलेटेड पार्टी के साथ, ये किस टर्म्स में हुई है? आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है। तो मेरे पास ऑडिट प्रोसीजर क्या अवेलेबल है, मैं क्या इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? मैं एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। किस चीज के लिए? इवेल्युएट करने के लिए। किस चीज को? बिजनेस रैशनल को। और इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन कंसिस्टेंट है किसके साथ? मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ। तीसरी चीज क्या, जो जो एग्रीमेंट में लिखा है क्या उसको ऐसे ही एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज क्या है कि नहीं किया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये ट्रांजैक्शन ऑथराइज, सॉरी बिल्कुल देखें। अच्छा, अगर मैं अगर आपके सामने एक बार सवाल पढ़ूं ना, during the audit of CL your audit team observed that CL has sold one of its freehold land to Maple Private Limited at a loss of rupees 10 million. Your team further investigation of the matter and reading the minutes of the board of directors meeting revealed that a director of CL holds 20% shareholding in MPL which makes this entity a CL related party. अच्छा, यहां तक सर मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता। एग्रीड, सही है, क्या पता इसका बिजनेस बिल्डिंग वाला ही हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, MPL would pay 30% of the consideration in cash and the remaining amount over a period of, ये जो उसने बात लिखी है ना आपको, तो मैं नॉर्मल जब सेल्स करता हूँ तो ये थोड़ी होता है कि आप मुझे 30% कैश दे दो, बाकी आप मुझे कब दे रहे हो? ओवर दी। अगर ये मेरा बिजनेस होता भी तो उसके बावजूद जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मार्केट के हिसाब से नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंडिकेशन दिखती है। पहली चीज, एट अ लॉस ऑफ रुपीज 10 मिलियन, प्लस कैश में कितना देना है? 30%, बाकी कब देना है? 5 साल बाद। तो बहुत सारी चीजें इस चीज की अलामत है कि जी दैट इंडिकेट्स that the transaction with the related party is outside the normal course of business, therefore auditor shall perform the following audit procedure. जी सर, सॉरी, हाँ अच्छा, अगर जो आपका वाला पॉइंट है उसको मैं 5 मिनट में डेफर कर दूं, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली, सही है। इसके अलावा कोई सवाल? यहाँ तक सारे क्लियर हो प्यारे बच्चों? बेहतरीन हो गया। लेकिन एक और सिनेरियो भी है। हाँ भाई असद, एक और सिनेरियो भी है। वो सिनेरियो क्या है कि ये रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई किसने करी है? ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी। कैसे लिखा हुआ है? एक तो वर्ड लिखा हुआ है कि जी आपने नोटिस किया है। सेकंड चीज, मिनट्स ऑफ द बीओडी रिवील्ड दैट, इट मींस आपने ये चीज रिवील करी है, आपको ये चीज कम्युनिकेट नहीं की गई है। तो फिर आप इसके बाद एक और चीज लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने नोटिस किया है
प्लस minutes of the meeting of board of director reviewed. It means evaluation में कि this related party has been identified by the auditor and was not previously communicated to the auditor by the management. Therefore auditor shall perform the following audit procedure. engagement team को communicate करूंगा, management से request करूंगा कि इसके साथ मैपल के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन है सारी करो और अपने रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट से कहूंगा भाई आपके कंट्रोल इतने इफेक्टिव क्यों थे कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, सही है। और उसके बाद में क्या करूंगा, अपने रिस्क असेसमेंट को, अगर मैपल है तो उसके अलावा भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है, मैं अपने रिस्क असेसमेंट रिवाइज करूंगा, उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करूंगा। तो यहाँ तक बात समझ आती है। और आखिरी चीज, अगर आपको लगता है कि जानबूझ के आपको रिलेटेड पार्टी कम्युनिकेट नहीं की गई है तो इसके अंदर फ्रॉड की इंप्लीकेशन, और फ्रॉड की इंप्लीकेशन में जो प्रोसीजर हम इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे वो ये होगा कि मैनेजमेंट दो साबित गवर्नेंस से इंक्वायरी करेंगे जी क्या आप इस ट्रांजैक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ट्रांजैक्शन अप्रूव करी थी तो जो बंदा था क्या उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया, क्या तक समझ आया। इससे होगा क्या, नहीं उससे होगा क्या, मुझे वही बताओ ना। देखिए ना, बात बड़ी स्ट्रेट है कि जो ट्रांजैक्शन है वो है ही आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, खत्म। तो उसके तो बिजनेस रैशनल को आपने वैसे ही इवैल्यूएट करना है, तो बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट करने के लिए अगर आपने इंक्वायरी करनी हो तो आप बेशक इंक्वायरी करनी। बच्चों याद है, क्लियर है? कितने लोग जी? सॉरी, आपने दोनों क्लासेस ली है आरपी की? आपने दोनों क्लासेस ली है? इस सवाल में मसला आ रहा है, ओवरऑल वैसे समझने में मसला आ रहा है इस क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है क्या? रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है मैडम? अच्छा, क्या ये ट्रांजैक्शन कंपनी का बिजनेस है या तो यस या नो? तो ये सवाल से मुझे पता चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा, मैं दोनों, अच्छा अगर तो कंपनी का बिजनेस नहीं है तो अगर मैं सवाल में एजम्पशन लूं कि भाई ये तो कंपनी का बिजनेस ही नहीं है तो ये तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यहां तक बात समझ आती है आपको? अगर ये कंपनी का बिजनेस है तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या वो मार्केट के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, या तो यस होगा या नो होगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देख के, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस देख के आपको लग रहा है कि मार्केट के हिसाब से नॉर्मली ऐसा लग रहा है? आई मीन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि इंप्लाइड है या इंक्लाइंड जा रही है किसकी तरफ, आउटसाइड दी। तो मैं लिखूंगा ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी outside the normal course of business because of this reason therefore auditor shall perform the following audit procedure। क्या यहां तक बात आपको समझ आती है? अच्छा, और उसमें लिखा हुआ है, अगर आपने थोड़ी सी टेक्निकल बात करनी है तो हम टेक्निकल बात भी कर सकते हैं। सवाल में लिखा हुआ है द कंपनी हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स फ्री होल्ड। इट मींस वो जो फ्री होल्ड लैंड है वो उसका बिजनेस नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, अगर वो कह रहा है कि जी मैंने एक अपना फ्री होल्ड लैंड बेचा है, कितने लॉस में, अगर वो उसकी इन्वेंट्री होती तो वो कहता कि उसने अपनी इन्वेंट्री लिखी है, इन्वेंट्री, और लिखता कि मैंने सेलिंग प्राइस से या कॉस्ट से 10 मिलियन बिलो पे बेचा है। मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो जो वर्ड यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है? अच्छा, अगर कंपनी का बिजनेस होता तो फिर पीपी थोड़ी क्लासिफाई होता भाई। अगर लैंड एंड बिल्डिंग मेरा बिजनेस बेचना है, अगर आप ऑडिट करें उसका किसी रियल एस्टेट का, तो वहां पे जो लैंड एंड बिल्डिंग आ रही होगी वो उसके पीपी में थोड़ी आ रही होगी, इसके इन्वेंट्री में आ रही होगी। तो एक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपने चीज देखनी है तो आप इससे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो ये पीपी है, तो पीपी है तो इसका मतलब ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस को बेचना नहीं है। तो चूंकि मैंने उसको बेचा है तो ट्रांजेक्शन क्या है, ये आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। प्यारे बच्चों, ये बात समझ आती है आप लोगों के? तो ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
ये चीज हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज होती है और वो बड़ी कॉमन है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फील्ड में नहीं है, एंड दैट इज कॉमन सेंस। एंड कॉमन सेंस क्या है? द कॉमन सेंस इज, अगर मैं सवाल देखूं तो क्या सवाल में ये चीज आपको कहीं से अप्लाई होते हुए लग रही है? नहीं यार, आपने आइडेंटिफाई कर ली, इसका मतलब है आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। जब आपने एक रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर लिया, इट मींस आपने परफॉर्मेंस प्रोसीजर परफॉर्म। जब प्रोसीजर, तो इट मींस ये भी एप्लीकेबल, बिकॉज़ ये तो काम करा है ना मैंने, भाई ये करा है तभी तो आरपी आइडेंटिफाई हुई है। इट मींस ये वाली चीज भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, ये भी चीज एप्लीकेबल नहीं हो सकती, इससे पुरानी वाली चीजें भी एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो मेरे पास बचता यही है टेक्निकली स्पीकिंग। और अब भी अगर मैं सवाल को देखूं 30% कैश पे, बाकी 5 साल पे 10 मिलियन के लॉस पे, और रिवील्ड दैट मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिवील्ड दैट कि जी डायरेक्टर की उधर कितने परसेंट होल्डिंग है, तो फिर मैं कहता हूं कि ट्रांजैक्शन सीम्स टू बी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। प्लस चूंकि ये काम किया मैंने, तो मैंने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी है, देयरफॉर दिस प्रोसीजर्स। पैकेट में करा क्या? स्टेट दी 8 प्रोसीजर। बच्चे ने क्या करा पेपर में, आरपी में ऐसी कौन सी हेडिंग है जिसके नीचे 8 प्रोसीजर आता है? तो उसने कहा ये वाला, इसमें 8-10 प्रोसीजर्स है ना, एंटिटीज इनकम टैक्स रिटर्न और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और पता नहीं क्या क्या। तो बच्चे सारा का सारा सका भाई 8 तो है ही, यहाँ तो 8 नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 8 तो है ही यहाँ पे, तो बस आई के अपने 8 पूछे, ये वाले 8। पर ये कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर रहे आप लोग कि यू हैव ऑलरेडी। तो बच्चे ने कहा कि जी द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर, इन्वेस्टमेंट रिसर्च शैल, भाई ये प्रोसीजर तो किसके लिए है? टू आइडेंटिफाई द न्यू रिलेटेड पार्टी हैड ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड, इट मींस दिस ऑडिट प्रोसीजर हैड ऑलरेडी बीन परफॉर्म। सो वंस दिस प्रोसीजर परफॉर्म, आपने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी तो आपने ये लिखना है, और जो ट्रांजैक्शन है that seems to be outside the normal course। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? चीजें की जब लॉजिकल चीजें पता होंगी आपको इंशाल्लाह, तो आप लिख सकेंगे। अच्छा, क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा, बेहतरीन। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा, ये क्लियर है बच्चों? ये क्या कहलाते हैं? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कहलाते हैं। क्यों? ताकि आप रिलेटेड पार्टी के ऊपर क्या आइडेंटिफाई कर सकें, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, और इससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। इससे सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड पार्टी के, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आप रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें। क्या ये बात समझ आती है आपको? बेहतरीन होता है। अच्छा, हमने ये रिस्क पढ़ लिया, हम आज की क्लास में ये वाला रिस्क नहीं पढ़ेंगे। जब हम फ्रॉड पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसका लिंक करेंगे, लेकिन मैं अभी जॉट डाउन करवा रहा हूँ कि आरपी पे कितने रिस्क है नॉर्मली। एक और रिस्क है प्यारे बच्चों, और सिंपल रिस्क है कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुई है, आईएफआरएस क्या कहता है? एडिक्वेटली, एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट ने उन ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज। मैं कॉमन सेंस ना यार, कि अगर मेरा वही वाली बात, रिस्क होता क्या है? एफएस may not be equal to, तो जब आईएफआरएस कहता है कि जी सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई करें, तो मेरा रिस्क है मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई, वो कहता है कि जी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करें, और मेरा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो मैंने एक और रिस्क आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट ने शायद आरपी के ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने जो ट्रांजैक्शन है उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपके पास क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि ट्रांजैक्शन हुई किसके साथ है, तो आप आरपी से कंफर्म करा लें। आप क्या करवा लें रिलेटेड पार्टी से, कि भाई आप कंफर्म करके दो कि 500 की चीज 400 की बेची गई है आपको, या 500 की चीज 550 की बेची गई है आपको, ये सही है, और पूरे साल कंपनी ने आपको ये सेल किया है, ये परचेज किया है, ये टर्म्स है। तो पहली चीज किससे, आप किससे कंफर्म करा लो? रिलेटेड पार्टी से। मजेदार है ये प्रोसीजर। वो भी क्यों झूठ बोलेगा? रिलेटेड है। ऑल्दो थर्ड पार्टी डायरेक्ट, अगर मैं उसको कंफर्मेशन भेजूंगा तो कंफर्मेशन मुझे डायरेक्टली आएगी, तो जो एविडेंस आपको मिल रहा है वो थर्ड पार्टी से मिल रहा है, वो डायरेक्टली मिल रहा है, वो रिटर्न फॉर्म में मिल रहा है,
वो ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तसव्वुर, बिकॉज इन दैट केस इट इज नॉट द थर्ड पार्टी, रिलेटेड पार्टी। मैं उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं, तो जो मैं उसको बोलूंगा वही रिप्लाई करेगी ना यार। तो फिर एक और तरीका है मेरे पास, मैं किससे कंफर्म करवा लूं? इंटरमीडिएट से। जो अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है तो बीच में बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा यार बच्चों, बीच में कोई ना कोई सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन है, बीच में ब्रोकर इन्वॉल्व हुआ था भाई, शेयर्स बेचने खरीदे तो बीच में कौन इन्वॉल्व हुआ होगा? कोई ना कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ होगा ना, तो ब्रोकर इन्वॉल्व। तो हमने उस कंपनी के ऑडिट में हमने ब्रोकर से कंफर्मेशन मंगवाई, भाई आप कंफर्म करके तो ट्रांजैक्शन ये है क्या? हमने आरपी से तो कंफर्म कराई थी, लेकिन आरपी तो है ही कंपनी की रिलेटेड पार्टी ना, तो मैंने बीच में किससे और कंफर्म करा ली थी। प्लस मैंने एक और काम किया था, अगर वो आरपी लिस्टेड है तो उसके ऑडिट, उसका भी तो ऑडिट हुआ होगा, और जो कि उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी आरपी के साथ ट्रांजैक्शंस को क्या करने की, डिस्क्लोज करने की, तो मैंने उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाए थे, और मैंने वहां जाके देखा था कि जो वहां पे एफएस में डिस्क्लोज हुआ है क्या सेम टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे भी, क्या आरिफ अभी भी अपने एफएस में डिस्क्लोज कर रहा है कि मैंने 200 की चीज 800 की खरीदी है? समझ आ रही है बात? तो मैं क्या कर सकता था, मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बच्चे इस 3 प्रोसेस समझ आ रही है, 3 नए प्रोसीजर्स हैं, इसको काइंडली नोट कर लें, उसी डायग्राम में आप लोग नोट कर लेते सर। जी सर, सॉरी, फर्स्ट वाला है इंटरमीडिएरीज, बीच में कोई ना कोई इन्वॉल्व हुआ होगा, बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा, ब्रोकर इन्वॉल्व होगा, आप उससे कंफर्म करा सकते हैं। सेकंड वाला रिलेटेड पार्टी से कंफर्म करा लोगे। सॉरी, एक प्रोसीजर है, लेकिन उससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो मजीद नहीं डायरेक्टली देखें, एक चीज होती है, हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपने फ्रॉड आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो आप इंक्वायरीज करते हो, समझ आ रही? तो आप आरपी ने कंफर्म करके दिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, बाद में पता चला कि इंटरमीडिएरी तो कुछ, तो फिर आपके पास एक एविडेंस होगा कि भाई आपकी आरपी ने ये बोला था और ब्रोकर जो है वो ये मिल रहा है, और दोनों एविडेंस आपस में इनकंसिस्टेंट है, दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। बाद में वो स्टेटमेंट चेंज करवा के दे देता। जी सर, हाँ जी, मुझसे नहीं, मैं हाँ वो मुझसे कंफर्मेशन, मुझसे ऑडिटर से कंफर्मेशन नहीं लेगा। मैंने देखे, ये मेरी बात याद रखे, आप ऑडिटर से कंफर्मेशन नहीं लेगा, वो ऑडिटेड एफएस देखेगा, वो मैंने बनाए होंगे। अगेन मैं उसकी मैनेजमेंट से पूछ रहा हूं, मैं ऑडिटर से नहीं पूछ रहा, मेरी बात सुनो। सिल्क बैंक है, इसका ऑडिटर यूसुफ आदिल है, ठीक है जी। आरिफ हबीब है, लेट्स से इसका ऑडिटर पीडब्ल्यूसी। पीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने। उसमें एक आईएफआरएस है, कौन सा? आईएस 24। वो कहता है कि आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को आपने आइडेंटिफाई भी करना है, अकाउंट फॉर भी करना है एंड डिस्क्लोज भी करना है। सेम चीज यूसुफ आदिल ऑडिट कर रहा है सिल्क बैंक का, और यूसुफ आदिल की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने, और उसमें एक आईएफआरएस है जिसका नाम है आईएस 24 कि क्या ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है, अकाउंट फॉर हुई है एंड डिस्क्लोज। जब मैं यूसुफ आदिल सिल्क बैंक ऑडिट कर रहा होगा प्यारे बच्चों, तो वो एक आरपी के साथ ट्रांजैक्शन पकड़ी उसने, और जिसने कहा कि यार ये क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुई है, जो ट्रांजैक्शन है इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया है। तो उसने एक तरीका क्या करा, यूसुफ आदिल ने पीडब्ल्यूसी से कम्युनिकेट नहीं करा, यूसुफ आदिल ने पहले कम्युनिकेट करा आरिफ हबीब से, तो भाई आप बताएं ये ट्रांजैक्शन आपके साथ हुई है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, सही है। लेकिन फिर यूसुफ आदिल ने बोला यार ये तो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस तो है, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों क्वालिटी अच्छी नहीं है? क्यों? क्योंकि रिलेटेड पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं। तो फिर यूसुफ आदिल ने कहा ये जो ट्रांजैक्शन हुई थी बिटवीन सिल्क बैंक एंड आरिफ हबीब, तो बीच में कौन इन्वॉल्व था? ब्रोकर इन्वॉल्व था। बीच में कौन इन्वॉल्व था? बैंक। में इनसे भी कंफर्म करा लो। अब मेरे पास जो एविडेंस आया वो थर्ड पार्टी है, सही। अब एक समझ आ रहा है। फिर मैंने कहा एक और काम करता हूँ ना, पीडब्ल्यूसी ने भी तो आरिफ हबीब में साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है इसकी, इसमें भी डिस्क्लोज कर, भाई ये डिस्क्लोज करके मैंने सेल करी, ये डिस्क्लोज करके मैंने परचेज करी, तो आरिफ हबीब के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी है, उसका तो ऑडिट हुआ है ना, तो क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यही डिस्क्लोजर क्या यही डिस्क्लोजर आ रहा है या फिर
तो मेरे पास एक तीसरा चेक होता है जिसके थ्रू मैं ये कर सकता हूँ। आप ये चेक करो ना कि एलिमेंट्री वो डिस्क्लोज हुए कि नहीं, तो पीडब्ल्यूसी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगा, वो किसकी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा? पीडब्ल्यूसी पहले कंफर्म करेगा सेल बैंक से, पीडब्ल्यूसी कंफर्म करेगा ब्रोकर और बैंक से, फिर पीडब्ल्यूसी ये सब आगे की ऑडिट करता है। तो बने ही नहीं है, वो तो आपका वेट कर, सॉरी वो तो बने ही नहीं ना अब तक तो। नहीं देखें, आपका वेट कर, नहीं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एफएस जिसके ऊपर ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन कर दी, ठीक है। अगर यूसुफ आदिल फॉर एग्जांपल ऑडिट कर रहे हैं स्टेट बैंक और आरिफ हबीब के ऑडिटेड हो चुके हैं तो मैं इसके एफएस देखूंगा। अगर पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर रहा है और आरिफ इसके स्टेट बैंक के एफएस अभी तक ऑडिट नहीं हुए तो इट मींस ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जब ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो यहाँ पे तभी लिखा गया है if any लिखा, ऑडिटेड एफएस ऑफ द आरपी if any, इट मींस अगर अवेलेबल है देन यू हैव टू परफॉर्म, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इस तरह दोनों के ऑडिट रिपोर्ट कभी साइन ही नहीं हो सकेगी, वो कहेगा पहले तू ऑडिट कर, वो कहेगा पहले तू ऑडिट कर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कितने के बाद फ्रेश हो गए हो तुम लग रहा है? हाँ जी, थर्ड पार्टी है अगर पीडब्ल्यूसी पहले बना रहा है उसके पास कोई और ऑप्शन आएगा ही, ऐसा ही। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा बच्चों, ये यहाँ तक अमन है, यहाँ तक अमन है। अच्छा आज हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बच्चों। अच्छा जी सुनिएगा मेरी बात। अच्छा अब जो अगले 15-20 मिनट पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, गौर से सुनिए। आपकी मटेरियलिटी है 100 रुपए, एग्रीड? अच्छा एक रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई 2 रुपए की और मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती, तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये मिस स्टेटमेंट है। ये मिस स्टेटमेंट क्यों है? IFRS कहता है डिस्क्लोज करो, मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज, तो मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड, तो जी मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज तो नहीं करे। अच्छा लेकिन क्या ये मिस स्टेटमेंट, क्या ये मिस स्टेटमेंट है? क्यों? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन है तो IAS 24 कहता है क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज होना चाहिए। क्या मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर रही है? नहीं, तो ये क्या एफएस में डिस्क्लोज जा रहा है? तो इट मींस मिस स्टेटमेंट हो गई। मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर्स। सुनिएगा मेरी बात गौर से। अच्छा क्या ये मटेरियल है? नहीं। प्यारे बच्चों मटेरियलिटी में 2 चीजें आती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिवली मटेरियल, नंबर के हिसाब से मटेरियल नहीं है, क्वांटिटेटिवली। अच्छा यही चीज अगर मैं कर दूं अब मटेरियल है, अब मटेरियल है तो क्वांटिटेटिवली मटेरियल है। अच्छा अब क्वांटिटेटिवली इमटेरियल, क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है। लेकिन आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं प्यारे बच्चों ये क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। तो अगर क्वांटिटेटिवली मटेरियल ना भी हो तो आरपी की मैं आपके सामने एग्जांपल दूं और बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने 1 अरब रुपए की जमीन
₹2 की बेच दी। मैंने 1 अरब रुपए की जमीन कितने की बेच दी? ट्रांजैक्शन कितने की हुई? ₹2 की। क्या ₹2 मटेरियल है? नहीं, ₹2 मटेरियल नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रांजैक्शन ऐसी है आरपे के साथ कि तस्वीर की जाएगी कि ये क्वालिटी, अगर आपने नहीं बताया शेयर होल्डर को कि 1 अरब रुपए की जमीन कितने की बेची है? ₹2 की, तो इट मींस ये मिस स्टेटमेंट तो है, और ये कौन सी मिस स्टेटमेंट है? ये क्वालिटेटिवली मटेरियल है, तो आपने अभी भी क्वालिफाइड करनी पड़ेगी। ज्यादा बात समझ आ रहा है? आपने अभी भी ओपिनियन को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक बात ये समझ आती है हमें कि ट्रांजैक्शन आरपी के लिए स्पेसिफिकली मेरे पास 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं कि क्या वो क्वांटिटेटिवली मटेरियल है या क्वालिटेटिव। बच्चों यहां तक बात समझ आती है सबको? मैडम क्लियर है? ये सवाल है, मुझसे पूछ ले पक्का। क्या क्या मैंने रिपीट करें? नहीं, ये तो एग्जांपल है ना, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें मुझे। सॉरी सर, आप बताएं सबसे लास्ट में। अगर क्वांटिटेटिवली मटेरियल ना हो तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन, और अगर मुझे लगता है कि क्वालिटेटिवली मटेरियल है तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि मिस स्टेटमेंट क्या है? ये एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा बेहतर। स्टैंडर्ड कहता है रिलेटेड पार्टी के ऊपर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल, और मटेरियल के नीचे वो 2 बातें करता है, क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं भी है तो क्वालिटेटिव। क्या यहां तक? देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑन रिलेटेड पार्टी। क्यों? क्यों? पहला रीजन, रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है ना, वो नॉर्मली क्या होती है? निहायत ही कॉम्प्लेक्स। जो सिल्क बैंक की हमने एग्जांपल देखी थी, आपने देखा था कैसे अपनी सिक्योरिटी किसको बेची? आरिफ हबीब को। T+28 सेटलमेंट कर दी, फिर एक दिन पहले उसके डायरेक्टर को लोन। एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है, देयरफॉर देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ। अच्छा, अगर ये ट्रांजैक्शन, मेरी बात सुनिएगा, अगर ये सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन मटेरियल नहीं थी, बैंक की मटेरियल 200 मिलियन थोड़ी होगी यार, 2 अरब होगी। बैंक की मटेरियल कितनी होगी? और ट्रांजैक्शन कितने की थी? इम्पैक्ट कितना था? 200 मिलियन का। क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं था, क्वालिटेटिवली मटेरियल। ट्रांजैक्शन ऐसी है कि शेयरहोल्डर को बताना पड़ेगा कि भाई ये करा है आप लोगों ने, सही है? क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्शन नॉर्मली क्या होती है? आप ये नहीं कहते 10 रुपए की ट्रांजैक्शन में काम नहीं करूंगा या इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। क्यों? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जो मैं अल्फाज आपसे कह रहा हूं उसको गौर से समझना। दूसरी चीज, हमेशा से रिस्क क्यों होता है? कंपनी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम समझते हो, जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, जहां पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। हमने सेल्स का प्रोसेस पढ़ा था। सबसे पहला डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट, वेयरहाउस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक एंट्री बनाता था। क्या एंट्री बनाता था? सेल्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो फाइनेंस में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये सेल नहीं। जानती हो क्या ये सेल रिलेटेड? ये आइडेंटिफाई थोड़ी हो रही है। तो जो कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम है, शायद वो क्या हो? इनइफेक्टिव हो, जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई ना हो सके कि ट्रांजैक्शन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ। भाई सारी की सारी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप सोचे ना यार, एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे पास ये कंट्रोल तो है कि पूरे साल में जितनी सेल्स हुई है मैंने वो रिकॉर्ड करनी है, बट ये कंट्रोल नहीं है कि अगर ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी की हुई है तो क्या मैंने उसको फ्लैग कर दिया कि भाई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन है। तो नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है? अब आप एज्यूम करें ना, एसएसजीसी जैसी कंपनी, अब आप सोचे उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो 7 दूसरी कंपनीज में भी डायरेक्टर है, ठीक है? एक डायरेक्टर आया 28 को। सोचिए, प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक डायरेक्टर आया कि कौन सी तारीख को? 28 फरवरी को। मुझे और आपके बिल आना है फरवरी के मंथ का। कब तक आ जाना है? 2 या 3 मार्च को। ये जो नया डायरेक्टर आया था, ये 7 कंपनीज में डायरेक्टर है। तो इन 7 कंपनीज को सेल्स हो रही होंगी, गैस सेल्स हो रही होंगी। जब इन 7 कंपनी को गैस सेल्स हो रही है, क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को पता होगा
कि भाई ये यहाँ पे डायरेक्टर है और इसने ये यहाँ पे गैस हमने क्या करी है, सेल करी है। तो आप समझ रहे अकाउंटिंग सिस्टम इतना इनइफेक्टिव होता है कि वो शायद बाइफरकेट ना कर सके ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, आरपी के साथ हुई है। तो दूसरा व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेक सेंस बच्चों? अच्छा, तीसरी चीज व्हाई हाई रिस्क ऑफ मटेरियल, नॉर्मली रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती। नॉर्मली रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है क्या होता है उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती। जब कंसिडरेशन नहीं होती तो इट मींस अमाउंट कितनी हो गई, जीरो। और जीरो क्या मटेरियल होता है, क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है। स्टिल देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शन होती है वो ओवरली कॉम्प्लेक्स हो सकती है, अकाउंटिंग सिस्टम में भी इनइफेक्टिव हो सकता है। और तीसरी चीज ट्रांजैक्शन नो कंसिडरेशन में, जब नो कंसिडरेशन में है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ जी, कि वो क्वांटिटेटिवली तो मटेरियल नहीं है लेकिन ये सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन 0 रुपीस पे हो जाए। तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैं काम नहीं करूंगा इसके ऊपर। क्यों काम नहीं करूंगा, बिकॉज क्वांटिटेटिवली मटेरियल और कोई रिस्क ही नहीं है, बिकॉज मटेरियल है ही नहीं। भाई मटेरियल है, क्यों है, क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों सबको? यहाँ तक बात समझ आती है? पेज नंबर 67 पता चल जाता बिल्कुल। सॉरी, देखिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वो होगी, सिल्क बैंक वाली ट्रांजैक्शन पता है आपको कि जी अपनी शेयर्स की सिक्योरिटीज बेच रहे हैं सिल्क बैंक को, फिर उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उसके डायरेक्टर को लोन दिया जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। तो अगर ट्रांजैक्शन भले ही 0 रुपीस पे हो रही है वो ट्रांजैक्शन और क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं भी है, उसके बावजूद उसको क्या तस्वीर किया जाएगा, क्वालिटेटिवली मटेरियल। अच्छा मैं आपके सामने एक और एग्जांपल, उसको मिटा दूं वैसे, अच्छा इसको नोट कर ले, मैं एनॉन की एग्जांपल देता हूं फिर आपको। अच्छा मैं पहले आपसे रीड कर लूं पेज नंबर 67 में, आपसे रीड कर लेता फिर आपको सुकून मजा आएगा नोट करने में। पहले रीड कर ले मेरे साथ, आ जाओ पेज नंबर 67 वॉल्यूम 1। सब आ गए? Why there is a high risk of material। अच्छा जो बैकग्राउंड वाली हेडिंग थी वो हमने नहीं पढ़ी थी, उसके नीचे जो पैराग्राफ आ रहा था वो हमने पढ़ लिया था। एक इस पेज में हमने पैराग्राफ नहीं पढ़ा था। कौन सा पैराग्राफ नहीं पढ़ा था? Why high risk of material misstatement and related, और इसको मार्क करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछेगा और 2-3 तरीकों से पूछ सकता है। आईकैप ने अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है। अब देखिए लिखा इसकी वर्डिंग देखिएगा। दोस्त मिल गया आपको? हाँ जी, क्या मसला है यार, किताबें हैं आपके पास? सर किसके पास किताब नहीं है? तो आप लोगों ने किताब क्यों नहीं ली वहां से? नहीं यार आ गई है भाई, यार कुछ उनको बोलो किताब यहाँ भिजवा दो कैश की। अच्छा जी देखिए अल्फाज कितने जबरदस्त लिखे हैं। ऑडिटर शैल ऑलवेज गिव अ स्पेशल, ये स्पेशल कंसिडरेशन का वर्ड हमने कहीं पढ़ा था। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है? दैट रिक्वायर्ड स्पेशल ऑडिट। ये थोड़ा सा लिंक करिएगा, बट देखिए इसने कंसिस्टेंसी कैसे रखी है। ऑडिट शैल ऑलवेज गिव special consideration to a related party relationship and transaction irrespective of, because normally transaction with the related party is qualitatively material। normally का वर्ड क्या वर्ड लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि अगर एसएसजीसी ने गैस बेची है किसको, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, तो क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि क्वालिटेटिवली मटेरियल हो। 200 रुपए की गैस बेची है आर्म्स लेंथ पे, नॉर्मली ट्रांजैक्शन करते आ रहा हूं, तो तभी इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिवली मटेरियल, एब्सोल्यूट नहीं कि क्वालिटेटिवली मटेरियल, नॉर्मली क्वालिटेटिव। क्या ये बात समझ आती है आपको? बेहतरीन, अच्छा बहुत जबरदस्त बच्चा। There is always a high risk of material misstatement in the related party relationship transaction due to the following reason। पहला, related parties may operate through an extensive and complex range of relationship and structure with a corresponding increase in the complexity of the related party transaction। क्या ये बात समझ आती है? इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं।
कि वो ट्रांजैक्शन इतने कॉम्प्लेक्स वे में की जाती है, देयरफॉर आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी ineffective at the identifying or summarizing the transaction and outstanding balance between an entity and its related party. तो जो कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम है वो ही शायद इतना इनफेक्टिव हो कि वो ना आइडेंटिफाई कर सके ना, और अगर आइडेंटिफाई कर भी ले तो वो समराइज. भाई देखे ना, आरपी का डिस्क्लोजर जाएगा तो क्या जाएगा कि मैंने अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ क्या करा है, सेल्स करी है. कितने की सेल्स करी है? हाँ जी, लेट से एक अमाउंट लिखनी पड़ेगी ना. सेल्स की जब ट्रांजैक्शन हो रही थी तो मैंने उस वक्त फ्लैग कर दिया था कि ये आरपी के साथ ट्रांजैक्शन है, बट पूरे साल इतनी अरबों रुपए की सेल्स हुई, इतनी अरबों ट्रांजैक्शन, सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये वाली ट्रांजैक्शन को मैं प्लस करूंगा तो जाके एक अमाउंट लिखूंगा और वो अमाउंट क्या भरेगा, लेट से 100 मिलियन का अमाउंट भरेगा. सेम एग्जांपल ऐसे जैसे के लिए मैंने आरपी तो आइडेंटिफाई कर ली, अब मुझे पता है ना उसके उसके 30 लाख कस्टमर है. 30 लाख साल में कितनी इन्वेस्टर्स इशू होती होंगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 3 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख साल में इन्वेस्ट इशू हुई है. मैं कैसे हर इन्वेस्ट को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये रिलेटेड पार्टी को वही. देयर इज ऑलवेज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगले पेज पे आ रही है मेरे प्यारे बच्चों. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंडक्टेड अंडर द normal market terms and condition. For example, some related party transaction may be conducted with no exchange of transaction. क्या ये 3 पॉइंट्स आपके समझ आते हैं प्यारे बच्चों? और मैं एंड नोट की एग्जांपल दूंगा. एक बहुत ही जबरदस्त चीज लिखी है नीचे, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी. पढ़े उसको. समझ, बड़ी गहरे अल्फाज लिखे हैं. कोई बताएगा क्या लिखा है? डायरेक्टर कहीं और पे डायरेक्टर है, डायरेक्टर की कहीं और शेयर होल्डिंग. भाई मेरे शेयर होल्डर रजिस्टर में मेरे शेयर होल्डर के बारे में लिखा हुआ होगा, कंपनी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट करी है तो इन्वेस्ट, लेकिन डायरेक्टर ने कहीं और इन्वेस्टमेंट करी है, डायरेक्टर ने कहीं 20-25% की होल्डिंग करी है, तो ये मैनेजमेंट को शायद, तो मैनेजमेंट की इटसेल्फ एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो खुद सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती. तभी इंटरनल कंट्रोल बड़े जरूरी है यहाँ पे. ये बात आपके समझ आती है प्यारे बच्चों? तो वो कहता है कि जी आरपी तो एक ऐसी चीज, भाई फ्रॉड है ना. अब अगर वेयर हाउस में फ्रॉड हुआ है तो मैनेजमेंट की इटसेल्फ एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो सारे के सारे फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. समझेगा मेरी बात को? ये बात समझ आती है कि मैनेजमेंट की इटसेल्फ एक इनहेरेंट लिमिटेशन है. क्यों? बिकॉज आरपी जो है वो तो डायरेक्टर ने भी कहीं और अगर होल्डिंग करी भी और वहां पे उसकी उसके अगर कोई क्लोज फाइल मेंबर का भी कॉन्सेप्ट आगे जाकर भी डिस्कस करते हैं, अगर क्लोज फाइल मेंबर ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी तो वो रिलेटेड पार्टी है कंपनी की, तो वो तो उसने शायद आपको ना, मतलब आपको बताइए नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा आरपी से ट्रांजैक्शन हुई है कि नहीं? आपने सेल्स से रिकॉर्ड करी है, आपने परचेज भी रिकॉर्ड करी है, लेकिन ये आरपी के साथ है कि नहीं आपको नहीं पता. तो इटसेल्फ एक आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, इनहेरिटेंस. अच्छा, इसके ऊपर एक बहुत ही आसान सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था. हम एक काम करते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. इसको नोट करना है. कर लिया हमने. पेज नंबर 75 वॉल्यूम 1 स्प्रिंग 2018. छेदी छेदी. पेज नंबर 75 स्प्रिंग 2018. बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. अच्छा, इनका एक सवाल है. अगर आप डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो तो उसने बताना होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से कि भाई मैं इन कंपनीज में, आपने डायरेक्टर को अपॉइंट किया 1 जनवरी, उसने उस वक्त आपको बता दिया. 25 जनवरी को उसने किसी और कंपनी के शेयर्स नहीं किए,
और उसने सोचा मैं 10-12 दिन बाद 14 दिन बाद बता दूंगा, या लेट से वो भूल गया। आप समझिए मैनेजमेंट को कभी नहीं पता चल सके कि डायरेक्टर ने कहाँ पे शेयर्स खरीदे। वो रोज थोड़ी डायरेक्टर को पूछेगा कहीं शेयर्स नहीं है। देयर आर इनहेरेंट, मैनेजमेंट की अपनी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वो सारी के सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। एक और एग्जांपल, अगर डायरेक्टर की बेगम ने या उनके बच्चों ने ले लिए किसी कंपनी के शेयर्स, ये भी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, जो कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता है कैसे पता चलेगा, और बेगम क्यों डायरेक्टर की नहीं बनती फिर? हाँ जी चले जी, सवाल स्प्रिंग 18। बच्चों सब आ गए? स्प्रिंग 2018, briefly describe any 3 risk of material misstatement in case of a significant related party transaction। आसान सवाल है, अभी अभी पढ़ा है, 3 मिनट दे रहा हूँ, ड्राफ्ट कर लो, जल्दी से ड्राफ्ट कर लो प्यारे बच्चों। क्या है इसका आंसर? हाँ जी, कॉम्प्लेक्स। कितने लोगों ने ये आंसर लिखा? एक, दैट वाज आई वाज ट्राइंग टू से कि यार एक वर्ड से है ना आपका आंसर चेंज हो जाना है, समझेगा? वो कह रहा है कि मुझे 3 ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसने ये नहीं पूछा कि व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सुनिएगा, अगर सवाल में लिखा हो, मुझे अफसोस हो रहा है ये बोलते हुए, अगर सवाल में लिखा हुआ है कि जी व्हाट आर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आंसर वो है। और अगर सवाल में लिखा हुआ है व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आंसर ये है। बच्चों यार इंसान बनो, खुदा का वास्ता इंसान बनो, ना करें इस तरीके से यार, ना करें। और ये ना सोचें कि आप रिलेटेड पार्टी पढ़ेंगे तो एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका मैं सवाल कर रहा हूँ तो उसी टॉपिक का होगा, ऐसा नहीं होगा। और जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है सुन ले मेरी बात, आगे जाके जब हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, जब मैं आपसे कह रहा हूँ चीजें लिंक्ड है आपस में, जैसे जैसे हम आगे एजाज पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो सवाल हम देख रहे होंगे तो आप ये समझोगे कि ये रिलेटेड पार्टी से सवाल है या कंफर्मेड सवाल है। उस टॉपिक का सवाल नहीं होगा, वो किसी और टॉपिक का सवाल है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ रही है? तो जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे चीजें लिंक होती रहेंगी। अभी तो एक टॉपिक में ही हम कर रहे हैं, समझ वो सवाल पूछ क्या रहा है? ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3। तो मेरा पहला रिस्क कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी adequately disclosed by the management as per the requirement of IAS 24. There's a risk that the some related party transaction may be outside the, there's a risk that all the related party may not have been communicated or disclosed to the auditor. These are the 3 risks. Briefly describe the 3 risk of material misstatements. अगर वो आपसे पूछे, अगर सवाल, आप सुनिएगा मेरी बात, अगर पेपर में सवाल आता है एक सिनेरियो, जूनियर ने सीनियर को कहा कि यार रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन तो मटेरियल है नहीं, चिल्लर चिल्लर से ट्रांजैक्शन है, तो देयर इज नो नीड कि हम इसके ऊपर कोई रिस्क आइडेंटिफाई करें, या अगर रिस्क आइडेंटिफाई भी करें तो कोई सिग्निफिकेंट रिस्क या हाई रिस्क आइडेंटिफाई करें। अब इसका आंसर क्या होगा? अब ये नहीं होगा लांती, अब होगा कि भाई क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं भी है तो क्वालिटेटिवली मटेरियल होगा, और देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आप भी कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, बड़ी सिंपल सी बात है। पोर्टल है किसी के पास? पोर्टल आगे जाके बड़ा हेल्प करेगा बिकॉज मैं आराम से उसमें से चीजें देख सकता हूँ। सवाल में वर्ड क्या यूज हो रहा है? रिस्क। सवाल में वर्ड कौन सा यूज हो रहा है और किसके ऊपर? इट मींस ये पूरा बोर्ड एप्लीकेबल है। कॉमन सेंस है ना। इट मींस वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा, मुझसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा, मुझसे रिस्क पूछ रहा है। तो रिस्क कहाँ डिस्कस हुआ है? प्लानिंग फेज में। इट मींस एक अवेलेबल आंसर मेरे पास, मैं सिर्फ अभी रिस्क के वर्ड में देख रहा हूँ, एक अवेलेबल आंसर मेरे पास ये है। एक और जगह पे स्टैंडर्ड में रिस्क का वर्ड यूज हुआ है, कहाँ पे? व्हाइल देयर इज अ
हाई रिस्क ऑफ मटेरियल। तो एक मेरे पास आंसर जो अवेलेबल है वो ये है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अब मैं कहूँगा 550 एप्लीकेबल है और 550 में ये दो कॉन्सेप्ट रिस्क से रिलेटेड है। अब मैं सवाल पढ़ूंगा और सवाल में क्या लिखा हुआ है? ब्रीफली डिस्क्राइब एनी, वो कह रहा है कि मुझे 3 रिस्क ऑफ मटेरियल में से डिस्क्राइब करो। अब मुझे एक सेंस समझ आ रही है कि आया मैंने 3 रिस्क कौन सा बताने कि मेरे पास ये 3 रिस्क आरपी में हो सकते हैं। अगर सवाल चेंज हो जाए कि जी व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द रिलेटेड पार्टी, तो अब मैं कहूंगा यार एक अवेलेबल आंसर रिस्क में ये है, एक अवेलेबल आंसर वो है, लेकिन चूंकि वो पूछ क्या रहा है व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब ये आंसर मेरे पास जब तक आप ये माइक्रो लेवल पे चीजों को लेके नहीं आएंगे ना कि आइजा 550 का ये कॉन्सेप्ट, ये अवेलेबल कॉन्सेप्ट और सवाल इससे लिंक्ड हो रहा है, तो मैंने ये आंसर ड्रॉप करना। अगर आप इस चीज की आंसर लिखना यहाँ पर, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिस ज्यादा मैटर नहीं करेगी यहाँ पे। मैटर क्या चीज करेगी कि आप किस तरीके से पूरे आइजा 550 को स्क्रॉल डाउन करते हो, फिर स्क्रॉल डाउन करके आप देखते हो कि इसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, काट दो, ये अवेलेबल आंसर है। इस अवेलेबल आंसर्स में से ये सेंस बन रहा है कि यार ये चीज सवाल पूछ ये रहा है तो उसका आंसर ये बनेगा। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों को, यहाँ तक बात समझ आती है? और इस तरीके से हम पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, ये 3 नंबर लिख के आता है और हम समझते हैं कि 3 नंबर तो आसान था, थ्योरी बेस्ड था, उसमें 3 में से 3 आएंगे और ये 3 मार्क्स फिल कर रहे होते हैं। इस तरीके से थ्योरी में ये हाल है, थ्योरी में ये हाल है, फिर आगे जाके सिनेरियोस में क्या हाल होना होगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? हमने बड़ा ख्याल रखना है प्यारे बच्चों कि हम अगर ये चीज आप पोर्टल में देखेंगे ना, तो पोर्टल से आपको ज्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। क्या रिस्क वर्ड कहाँ पे आ रहा है, सही है, ये अवेलेबल आंसर हो सकता है, और इस अवेलेबल आंसर के बेसिस पे सवाल की चूंकि रिक्वायरमेंट ये है, तो ये मेरे पास एक अप्रोप्रिएट आंसर मुझे बनता दिखता है। ये प्रैक्टिस अब से जब मैं आपको कहूंगा ना सवाल अटेम्प्ट करें, तो आपने डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखने, पहले आपने 1 मिनट 1.5 मिनट अपने आप से बातें करने का, ऐसा 550 में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये कंक्लूड करना है आप लोगों ने कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है। और चूंकि ये एप्लीकेबल है, ये अवेलेबल आंसर्स मेरे पास एप्लीकेबल है, चूंकि सवाल में ये वर्डिंग यूज हुई है, इसलिए मैं इन दो के बेसिस पे आंसर बनाऊंगा। लाइक इससे पहले वाला सवाल हमने करा था 10 मिलियन लॉस पे, तो चूंकि आरपी तो ये पूरा एप्लीकेबल है, पहले तो सबसे पहले तो ये भाई पूरा आइजा 550 एप्लीकेबल है, फिर मैंने कहा नहीं यार आरपी तो मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, ये चीज एप्लीकेबल है। फिर मैं कहूंगा यार ये तो प्रोसीजर में कर चुका हूँ ना, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है, सही है। हाँ, सवाल में मैंने न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी है, तो ये एप्लीकेबल है। फॉरेन से क्वेश्चन से वो लाइन कॉपी करा, इवैल्यूएशन में लिखा, ऑडिट प्रोसेस लिखा। यार आरपी की ट्रांजैक्शन मुझे आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लिखा, तो इवैल्यूएट करा, प्रोसेस लिखा। यहाँ तक बात समझ आए? अगर आप इस तरीके से, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर हम आज से इस तरीके का माइंडसेट बनाएंगे ना, तो आगे जाके होगा पता है क्या, आगे जाके फिर हमारी जैसे हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, तो आगे जाके चीजें वसी होती रहेंगी। कैसे? फिर आगे जाके ये नहीं होगा कि आइजा 550, फिर आगे जाके होगा इसके अंदर तो ये आइजा भी एप्लीकेबल है, ये वाला भी एप्लीकेबल है, ये वाला भी एप्लीकेबल, इस आइजा की ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज एप्लीकेबल है, इस आइजा की ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज, और फिर मुझे अवेलेबल आंसर्स बनाना होगा बेस्ड ऑन द डिफरेंट आइजास। और आगे जाके जब इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, तो 8 से एक फाइनल का सवाल हम करेंगे, 8 से 10 नंबर का सवाल होगा, और 8 से 10 नंबर का सवाल में 10 आइजाज एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपने 10 आइजाज से आंसर ड्रॉप करना है, फिर आगे जाके चीजें आएंगी। तो बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो कि हमने प्रैक्टिस करनी कैसे है। देखें, ये बड़ा आसान होता है कहना कि प्रैक्टिस करनी, बट प्रैक्टिस करने के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी प्यारे बच्चों, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो यहाँ तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, बेहतरीन। जी सर। आप कहेंगे जी ये रिस्क है, उसके अगेंस्ट में ये प्रोसीजर करूंगा, फिर आप कहेंगे दूसरा रिस्क हो सकता है, ये प्रोसीजर आप ये करें। आप आंसर हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कॉलम बनाया, रिस्क लिखा, प्रोसीजर लिखा, रिस्क लिखा, प्रोसीजर लिखा। आप वर्टिकल भी बना सकते हैं, आपने पहला रिस्क लिखा, प्रोसीजर, फिर रिस्क लिखा, फिर प्रोसीजर, आप इस तरीके से कर सकते हैं। जी सर। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं है यार, मेरी फाइनल क्लास है, हम एक काम करेंगे ना, क्लास कब तक है? तो हम 2:50 को ऑफ कर देंगे, तो 10 मिनट का ब्रेक चाहिए ना। हाँ चलिए, हम ठीक 2:35 को ऑफ कर देंगे बस।
2:35 डन हो गया, बेहतरीन हो गया। ब्रेक नहीं यार, ब्रेक से फिर टाइम जाएगा। फाइनल का सवाल करोगे? नहीं करना? फाइनल का सवाल करना है पक्का? आज कर लोगे? वॉल्यूम 2 में आ जाए। हाँ जी आ गए। पेज नंबर 95 94। हम फाइनल के 2 सवाल करते हैं। चलो क्या याद करेंगे आपको? हाँ जी पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 1 आगे सब आ चुके हैं? मैं सवाल पढ़ सकता हूं आपके साथ? सवाल का पहला पैराग्राफ मैं आपके साथ नहीं पढ़ रहा, ठीक है? हम जब आगे जाके नए एग्जाम्स पढ़ेंगे तो उसको हम लिंक करेंगे। मैं आपके साथ दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। The materiality has been determined at ₹10 million. फाइनल का सवाल है बच्चों। Your audit team has brought the following significant matters to your notice on the completion of audit field. सुनिएगा। A receivable balance of ₹6 million with a related party has been, which has not been disclosed in the financial statements. The company's management is of the view that since the balance is not significant, there is no need to disclose the amount, nature of the transaction and the nature of the relationship. सवाल की रिक्वायरमेंट वही जब कैफ में आती है। Evaluate the above matter and discuss your firm's course of action along with the implication on the audit report if any. सवाल की 3 रिक्वायरमेंट है। Evaluation, course of action, audit procedures and reporting। और सवाल 20 नंबर का नहीं है, सवाल 10 नंबर का। 2-3 पार्ट्स है ना इसमें, तो सवाल आगे लिखे कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। 10 नंबर का सवाल आपके सामने। पेज नंबर कौन है ये? पेज नंबर 94। सुकून से सवाल पढ़े, पैर सामने रखना है और 10 मिनट में आपको देता हूं प्यारे बच्चों, उसको सॉल्व करें। और एक चीज, वही वाली चीज, ये आइजा 550 है, ये एप्लीकेबल हो रहा है, इसके ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहे हैं। लिखना स्टार्ट करिएगा, खुदा का वास्ता है। एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, अगले पैराग्राफ में आए, एक और कॉन्सेप्ट डिलीवर करें, अगले पैराग्राफ में आए। लिखना है, पेन नहीं रुकना चाहिए आपका। सुकून से 2 मिनट दे रहा हूँ, सवाल पढ़े। जिस तरीके से मैंने ब्रेनस्टॉर्म करी थी चीजों को, उस तरीके से आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करें। क्या क्या चीजें एप्लीकेबल होंगी, क्या क्या चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस करें। 15 मिनट ले लें, 15 मिनट ले, लेकिन सुकून से सवाल अटेंड करें। ये फाइनल का सवाल है प्यारे बच्चों, और अगेन ओपन बुक फाइनल में। आसान है सवाल। अच्छा एक चीज अपने जहन में बना लें, हम दोनों ने एक दूसरे को धोखे में नहीं रखना है, सही है? वो वाला सीन नहीं होगा कि टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करें, आसान सवाल करें और तालियां बजाए कि जी सब समझ आ रहा है। अगर हम गलत करेंगे, सोचने पे मजबूर होंगे, गलत सिनेरियोस देखेंगे, तो इंशाल्लाह हम पेपर में ये गलती नहीं कर रहे होंगे और हमें पता चल रहा होगा कि हमारी गलती हो पा रही है। देखिए किताब भी है आपके पास, डायग्राम भी बनी, उसके बावजूद अगर हम गलत लिख रहे हैं तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो प्रैक्टिस सेशन है। इससे फायदा क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि मेरी
गलतियां कहाँ पे आ रही है, कहाँ लैग कर रहा हूं मैं, किस तरीके से और अच्छा लिख सकता था। सही है। अच्छा, अगर मैं आपके साथ सवाल पढ़ूं अगेन, अब मैं 3 कॉलम नहीं बना रहा, अब मैं कितने कॉलम बनाऊंगा? पहला सवाल, दूसरा, तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन, चौथा कैसे सर आप हैं, कब तक है? 4। चलें, सवाल, इवैल्यूएशन, कोर्स ऑफ एक्शन या ऑडिट, प्रोसीजर्स एक ही बात है, मैं कोर्स ऑफ एक्शन भी लिख देता हूं, कोई मसला नहीं है। और डन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में ये लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज सवाल में लिखी है कि मटेरियलिटी कितनी है? 10 मिलियन है। बैलेंस कितना है? किसके साथ? जिसको मैनेजमेंट क्या कह रही है कि मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूं, ये एक इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक हो गया। मैंने कहा इवैल्यूएशन में, क्या कहा मैंने इवैल्यूएशन में, कि भाई रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है ये क्वांटिटेटिवली मटेरियल लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है। सही है। देयरफॉर कोर्स ऑफ एक्शन, देयरफॉर इसको भाई डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा। बस, अगर आप चाहें तो ये लिख दें कि क्यों क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है, लिख दें, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं है मैं आगे तक एक्सप्लेन करूंगा। ये बात समझ आती है सबको? ये बात समझ आती है। अच्छा, सवाल को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो आप समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट डिलीवर किया मैंने पूरा सवाल 10 नंबर के लिए थोड़ी खेल रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करो, 1-2 मार्क्स कैप्चर करो। सही है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करा कि द मटेरियल द बैलेंस विद द रिसीवेबल बैलेंस विद द रिलेटेड पार्टी इज ₹6 million which is not disclosed by the management based on the ground that it is not material. The transaction is not quantitatively material but it is qualitatively. Therefore, as per IAS 24, such transaction with the related party shall be disclosed in the financial statements. Full stop. That एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया आपने, 1-2 मार्क्स कैप्चर किया, डन हो गया। अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा एक और मसला है। मसला ये है कि ये जो मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज्ड नहीं किया था, जब मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या मुझे वही आई है? नहीं, इट मींस रिलेटेड पार्टी किसने आइडेंटिफाई करी? तो मैंने कहा नॉट डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट, तो मैंने इवैल्यूएशन में लिखा एज इट इज नॉट डिस्क्लोज बाय द मैनेजमेंट, देयरफॉर दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन is identified by the auditor which was not previously communicated or disclosed to the auditor. Therefore, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर, इसका जितनी भी ट्रांजैक्शन है सारी बताओ, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स इतने इनइफेक्टिव क्यों थे, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करेंगे, उसके अगेंस्ट फर्दर ऑडिट, जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है उसके ऊपर भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, और अगर मैंने लगता है कि जानबूझ के क्या है तो फ्रॉड के इंप्लीकेशंस देखेंगे। कितने लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया? क्या मसला था यार? कौन सा आइडेंटिफाई किया? किसी बच्चों ने पहले ये लिखा है, पहले आपने ये लिखना है, पहले कंक्लूड करें कि यार मटेरियल है, कोई कॉमर्स पहले 320 आए इस दुनिया में, फिर 500 कौन सा पढ़े, 550 पढ़े, फिर 550 आए, पहले इस दुनिया में स्टैंडर्ड कौन सा आया? तो पहले मटेरियल है भाई, मटेरियल नहीं है अगर ना क्वांटिटेटिवली ना क्वालिटेटिवली, भी दफा करो। जब मैं कंक्लूड करूंगा कि मटेरियल है फिर तभी तो दास्तान आगे बढ़ेगी। समझ आ रही है बात? तो कुछ बच्चों ने ये पॉइंट्स पहले लिखे, आई के मार्क्स नहीं काटेगा आपके, बट अगर स्ट्रक्चर आपने समझना है, स्ट्रक्चर ये तो भाई क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है लेकिन क्वालिटेटिव, देयरफॉर डिस्क्लोज तो होना पड़ेगा। और चूंकि इतनी बड़ी क्वालिटेटिवली मटेरियल आपने मुझे नहीं बताई तो अब मैं ये प्रोसेस परफॉर्म करूंगा। यहां तक बात समझ आती है सबके? कितने लोगों ने आंसर लिखा था? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा बच्चों,
ये तो हम लिखते आ रहे हैं ना। तो सवाल में एक और इंडिकेशन भी है कि मैनेजमेंट इस ट्रांजैक्शन का एफएस में डिस्क्लोज, जब डिस्क्लोज नहीं करी उसने आपको भी डिस्क्लोज नहीं करी, उसने तो आपको भी डिस्क्लोज, दैट मींस आरपी किसने आइडेंटिफाई करी, आपने आइडेंटिफाई करी। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्या लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या होना चाहिए? 705 का फॉर्मेट याद है? सबसे पहला स्टेप क्या था? अगर रिवाइज करके ना तो फायदा नहीं है सवाल करने का। हम जब मॉडिफिकेशन की ड्राफ्टिंग पढ़ते थे तो मिस स्टेटमेंट, तो मिस स्टेटमेंट क्या होती थी? एफएस इज नॉट इक्वल टू, इसके ऊपर कौन सा आईएफआरएस, आईएस 34 क्या कहता है? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज हुई है? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं हुई तो ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? ये मिस स्टेटमेंट हो गई ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। क्या ये मटेरियल है? क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है, लेकिन तो अगर ये मटेरियल है तो कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव। अगर आपको लगता है तो कौन सा ओपिनियन? प्यारे बच्चों, क्या ये ड्राफ्टिंग हम किसी जमाने में सीख चुके थे? आप वही जो मैंने उस वक्त भी आपको बात बोली थी, आज वापस से कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर सेम रहेगा आंसर का। सिर्फ देखे नहीं, वही चीज है ना। पहले हम क्या लिखते थे? इन्वेंटरी लिख रहे होते थे यहाँ पे, IS2 के हिसाब से इन्वेंटरी शैल बी रिकॉर्डेड इन ओवर ऑफ कॉस्ट एंड आर बी, मैनेजमेंट ने ये रिकॉर्ड करा है, दिस इज द मिस स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर इंपैक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड। स्ट्रक्चर विल रिमेंस, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सोचना किस चीज पे पड़ेगा? ये आइजास एप्लीकेबल है, इसके ये कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल है, ये अवेलेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये डिलीवर करना है। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है आपके? कितने लोगों ने ये लिखा था? अब्दुल हाथ ने सिर्फ लिखा था, आपने लिखा था, आपने लिखा था। ऐसे इस तरह क्यों नहीं लिखा था? अगर क्वालिफाइड एडवर्स भी लिख दिया सही है, बट मैं एक चीज आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 705 वाली क्लास याद है, मॉडिफिकेशन वाली क्लास? तो अगर वो क्लास याद है यार, तो वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, वो तो आरपी पढ़ते हुए भी एप्लीकेबल है। समझ आ रही है बात? तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया था हमने, और कॉन्सेप्ट अगर हमने ले लिया, हमें अगर ड्राफ्टिंग कहा गई ना यार, सबसे पहले मिस स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी। तो मिस स्टेटमेंट क्या होती है? एफएस इज नॉट इक्वल टू आईएफआरएस। तो भाई आईएफआरएस के साथ डिस्क्लोज होना चाहिए, मैनेजमेंट ने एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया, तो भाई ये तो मिस स्टेटमेंट हो गई ऑन अकाउंट ऑफ, if the impact is material qualified, if the impact is material and pervasive to adverse। एक सेकंड, क्या यहाँ तक सब दोस्त आप क्लियर हो? आप क्लियर हो बेटा? अच्छा, यहाँ तक सारे क्लियर है। तो ये अगर मैं एक आंसर देखूं तो एक बड़ा जबरदस्त आंसर है, और ये आंसर लेंथी आंसर नहीं है, ये आपका एक पैराग्राफ है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ है, और ये आपका तीसरा पैराग्राफ, दैट्स इट। और इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर 6 बुलेट पॉइंट्स आ रहे होंगे, 7 बुलेट पॉइंट, प्रेजेंटेशन होगी अच्छी। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों आपको? तो अगर मैं इस तरीके से आंसर ड्राफ्ट करूंगा तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने आंसर करूं इसका, द रिसीवेबल बैलेंस ऑफ ₹6 million is not disclosed by the management based on the ground that it is not material. The transaction is not or may not be quantitatively material, but it is qualitatively material. Therefore, it shall be disclosed in the financial statement as per. अगला paragraph. As the above related party was not disclosed by the management and was identified by the auditor, therefore auditor shall perform the following audit procedure. Communicate to the engagement team member, request management to identify all the transactions with the newly identified related party, inquire why the internal controls were ineffective to identify, account for and disclose such related party relationship and transaction, revise the risk assessment, perform the further audit if the auditor believes that the non-disclosure is intentional, consider the requirement of fraud. यहाँ तक बात समझ आती है? Reporting application. If the management do not disclose in the first statement, this is the misstatement on account of non-disclosure. If the impact is material, auditor shall express qualified opinion. If the impact is material and pervasive, the auditor shall express adverse opinion. That's it. Full stop. खत्म. पैराग्राफ 1। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो इसका हमेशा याद रखिएगा, हमने मुश्किल सवाल करना है दोस्त। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? हमने मुश्किल सवाल करने क्यों? मैं ये नहीं चाहता कि आप आंसर सही करें, मैं चाहता हूँ कि आप 10-15 मिनट सोचें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हो सकती है।
आप सब कुछ तीसरी क्लास के बाद अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि यार मुझे मैं समझ नहीं आ रहा, मैं स्टार्ट, मसले वाली बात नहीं है, ये घबराने वाली बात नहीं है। द पॉइंट इज जब हम प्रैक्टिस करेंगे और गलती आइडेंटिफाई करेंगे, और एक कॉमन ऑडिट के पर्चे में एक सिंपल सी चीज है, इसको इसको खुदा का वास्ता उसको अपने ध्यान में रख लें। कंक्लूजन के मार्क्स नहीं है प्यारे बच्चों, क्वालिफाइड एडवर्स के मार्क्स नहीं है। मार्क्स किस चीज के हैं? कॉन्सेप्ट डिलीवरी के। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, डिलीवर करो। रिलेटेड पार्टी तुमने आइडेंटिफाई करी है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करो। एक बड़े सवाल को जब आप इस तरीके से लेके चलेंगे इंशाल्लाह तो बड़ा फिर आसान होगा। और कभी भी ये ना देखे 10 नंबर का सवाल आ गया, सवाल में आप देखें 2 नंबर किस चीज के, कॉन्सेप्ट डिलीवर करो। फिर आप सवाल में देखें मजीद 4-5 नंबर कैसे मिल सकते हैं, ये सिनेरियो मिल सकता है, उसको लिखना स्टार्ट। एक सवाल को 3-4 सवाल बना दो, जब लिखना स्टार्ट आप करेंगे तो बड़ा आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक बात प्यारे बच्चों समझ आती है आप सबको? अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। विंटर तो अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई सवाल आप लोगों का? जी सर पूछें। मटेरियल नहीं है, मैनेजमेंट कह रही है मैं एफएस में डिस्क्लोज नहीं कर रही। 6 मिलियन के ऊपर आपको मना नहीं करी काम करने से, वो कह रही काम जो करना है कर लो, ये रिसीवेबल ऑफ ₹6 मिलियन है, मैं तुम्हें इसके ऊपर, इसको मैं अपने एफएस में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तुमने काम करना है करो, मुझे इससे मसला नहीं है। नहीं, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही करो। जी सर, सॉरी, उससे फर्क पड़ता नहीं है टेक्निकली। एक दो जगह फर्क है, एक दो जगह फर्क होगा, अदरवाइज फर्क नहीं है, बट आपने वो सारे क्वेश्चन लिखना। क्लियर है हम सारे यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक क्लियर है हम सारे? एक और सीएफआई का सवाल है, पेज नंबर 95। चलिए चलिए आ जाए, पेज नंबर 95। सवाल कितने का है? पार्ट ए नहीं करना हमने, पार्ट ए नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। हमने कौन सा पार्ट करना है? पार्ट बी करना है। कितने कितने वर्ड्स का सवाल है? अबे वर्ड्स चैंपियन, 8 वर्ड का सवाल है। सीए फाइनल ओपन बुक पॉलिसी, कितने का सवाल है? 8 वर्ड्स का सवाल। क्या है? एनएल्स ऑपरेशन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एंड फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस विद दी 8 वर्ड्स है। मार्क्स कितने? चले हमने कहा सवाल तो कुछ है ही नहीं, हाई रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट डिस्कस दी ओवरऑल ऑडिट अप्रोच एंड द रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस दी। और अब इशू क्या है कि एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उसकी बेतहाशा रिलेटेड पार्टीज है और उनके साथ बेतहाशा ट्रांजैक्शंस है। ये सवाल, एक कंपनी का ऑडिट करें जिसकी बेतहाशा रिलेटेड पार्टीज है और बेतहाशा रिलेटेड पार्टी। सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं एज एन ऑडिटर आपकी ऑडिट अप्रोच क्या होगी और ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। ऑडिट रिपोर्ट की एप्लीकेशन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये 2 चीजें स्टार्ट हो जाए। और आप तसव्वुर करें इस चीज को कि ये फाइनल का सवाल है और ओपन बुक है और रिलेटेड पार्टी लिखा हुआ है और बच्चे ने एज 550 खोला हुआ है, किताब से एज 550 खोला हुआ है, लेकिन लिख नहीं पा रहे। करें आप लोग, ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। इसको नोट करना है, वैसे इसको नोट करना है आप लोगों ने, जरूरत नहीं है इसको नोट करने की यार, अगर आप क्लास में अटेंटिव रहेंगे ना, इसके आंसर्स अभी इंशाल्लाह मैं आज नहीं तो पहले एक हैंडआउट अपलोड करूंगा। जितने भी सवाल हमने करे कैफ के सीफैट में, हैंडआउट होगा, सवाल आ रहा होगा, नीचे आंसर में आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, तो वो हैंडआउट हम इंशाल्लाह पोर्टल पे, तो आंसर्स लिखने की टेंशन ना लें, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। इसको कितनी बार लिखोगे यार? मुझे बताया इसको कितनी बार, 6ठी बार लिख रहे हैं हम ये चीज, ये लिखना मैटर नहीं है, समझ आ रही है? ये मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, छापना बोर्ड ही है, छापना बोर्ड ही है,
लेकिन अगर एक 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 टेक्निक है उसको बस फॉलो कर लो और कोशिश करो कि वो छापते हुए ना बस वो चीज कम्युनिकेट कर दो या प्रेजेंटेशन ऐसे कर दो, मार्क्स मिल जाएगा, 9 नंबर मिलेगा। और फाइनल का बच्चा 9 नंबर सिक्योर नहीं करा उसमें, फाइनल का बच्चा किताब खुलेगी उसके पास, एक ही स्टैंडर्ड खोलना रिलेटेड पार्टी का 6-7 पेज का स्टैंडर्ड, बच्चा नहीं लिख सका आंसर। लिखना स्टार्ट करें, लिखना स्टार्ट करें, छेती छेती। इस पूरे सवाल में सिर्फ एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। एक तो रिलेटेड पार्टी है ऑब्वियसली, एक और ऐसा वर्ड है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही, और उसी से पूरा आंसर ड्राफ्ट हो सकता है, अदरवाइज आंसर ड्राफ्ट नहीं हो सकता। सिर्फ एक वर्ड, 8 वर्ड्स में से पूरा नहीं लिखना, ना लिखे, स्ट्रक्चर बना के दे मुझे छेती छेती। सुकून से टाइप दो, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। तो वही चीजें बार बार लिखने का क्या फायदा ना। अभी अभी क्लास में मुझे प्रैक्टिस करेंगे, क्विज वगैरह दूंगा तो लिखिएगा उसमें। अभी स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सर। दिया है, आंसर चेक करवा ले। एक चीज आप ये असेस करें ना यार कि अगर डेली बेसिस पे हमारे आंसर चेक हो जाएंगे, हमें गलतियां पता चल जाएंगी, हमें समझ आ जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में है नहीं है, फिर जो मैं आपको आंसर दूंगा उससे आप कंपेयर कर लेंगे, तो हमारी हमारी मेहनत इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो कोशिश करेगा फिजिकल में आप लोग आ रहे हैं और जब मैं क्लास में चेक कर रहा हूँ तो ये नहीं कि अगर आपने 40% आंसर लिखा है तो आप कहें कि सर मैंने कंप्लीट नहीं किया। आप 40% आंसर चेक करें, सही है, आंसर जरूर चेक करें आपने, कोशिश करें। हाँ जी करिए, आप डिस्कस करें इसको। अभी सीफएम का सवाल है विंटर 14 में, और मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ एक चीज कि मैं उससे पहले 2014 से पहले क्वालिफाई, अगर ये मेरी अटेम्प्ट में आता मैं नहीं करता। क्यों? हाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता था किसी को। एक होता है ना स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर मुझे पता हो तो मैं कुछ सोचूं, स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर नहीं पता था। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस दी। डिस्कस दी। सवाल है क्या, सवाल क्लियर है? एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं जिसकी बेतहाशा रिलेटेड पार्टी है और उनके साथ बेतहाशा, इसको ये उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं जिसकी बेतहाशा रिलेटेड पार्टीज है और उनके साथ बेतहाशा ट्रांजैक्शन होती है। बताएं आप इस कंपनी में आपकी ऑडिट अप्रोच क्या होगी, क्या होगी? ऑब्टेन एंड, जबरदस्त, मेरी सबसे पहली अप्रोच क्या होगी? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड, और 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 इसके अलावा, और इसके अलावा ऑडिट अप्रोच कह रहा हूं, वापस बोले, और इसके अलावा डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया?
मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है सवाल में पता है? रिलेटेड पार्टी नहीं, ये दूसरा वाला रिलेटेड है, रिक्वायरमेंट पढ़ा है। डिस्कस द ओवरऑल ऑडिट अप्रोच एंड जो ऑडिट अप्रोच आप बता रहे हैं उसी से रिलेटेड मुझे ऑडिट प्रोसीजर बताओ। तो आपने क्या ऑडिट अप्रोच बताई? ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंड। तो इससे रिलेटेड आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे मैडम? इंक्वायरी करनी है, किससे इंक्वायरी करनी है? और इंक्वायरी करनी है अबाउट दी, आपने क्या बोला था? Whether all the related party identify, communicate or disclose to the auditor completeness। मेरी दूसरी ऑडिट अप्रोच क्या होगी कि भाई आरपी की लिस्ट मुझे कंप्लीट नहीं दी, तो इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर, जल्दी से इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर, जबरदस्त। और कोई ऑडिट अप्रोच बताओ, आरपी का ऑडिट करते हो? कुछ ट्रांजैक्शन क्या होंगी आउटसाइड दी, तो इससे रिलेटेड आपके ऑडिट प्रोसीजर समझ आ रही है आपको? और ऑडिट अप्रोच क्या होगी आपकी? इफ एनी न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर, तो इससे रिलेटेड आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे? कोई मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना, एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करना। दैट्स द आंसर। एक लाइन का सवाल, एक लाइन की रिक्वायरमेंट, कितने नंबर? कैफ नहीं है, सीएफ और ओपन बुक पॉलिसी, और बच्चा नहीं लिख सका। क्यों नहीं लिख सका? बच्चों को स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर नहीं पता। जिस बच्चे ने पहले ये लिख दिया ना और फिर उसके बाद ये लिखा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सोच अच्छा, ये उसको जो चेक कर रहा है उसको पता ही नहीं पता, वो तो बात की बात है, बट आप समझे मेरी बात को। मैं सीपैप पढ़ाता हूँ जब, आप यकीन नहीं करेंगे बच्चों, मैं आपको टोल्ड भी कहा, एक सीक्वेंस क्या बनती है? पहले नंबर पे ये आना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये आना चाहिए, तीसरे पे ये आ जाए, चौथे पे ये आ जाए, एक सीक्वेंस ये बन रही है, सही है? एक बच्चे ने पहले ये लिख दिया, फिर दूसरे पे ये लिख रहा है, फिर तीसरे पे ये लिख रहा है, फिर चौथे, दोनों आंसर सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है चेंज है। तीसरे वाले को मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ये नहीं बता रहा कि आरपी को आइडेंटिफाई करने का ऑडिट प्रोसीजर पहले क्या होगी, ये ऑडिट अप्रोच होनी चाहिए पहले, और अगर आइडेंटिफाई होगी तो वो तो बाद में आना चाहिए। आप पहले लिख रहे हैं कि मैंने आरपी आइडेंटिफाई कर ली तो मैं यूं क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करूंगा, और फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि मैं आरपी को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर करूंगा, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि मैं आरपी की अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं आप? परफॉर्मेंस पहले कर रहे हैं, प्लानिंग, तो जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है वही अजीब हो गया ना प्यारे बच्चों। या तो बात समझ, आपको याद होगा स्टार्टिंग क्लास में आपसे कहते हैं कि दोनों आंसर सेम होंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर क्या हो रहा होगा, डिफरेंट हो रहा होगा, तो मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। वो दे देगा क्या, बात की बात है, बट द पॉइंट इज कि आपको बड़ा जरूरी है कि इस तरह का अगर आईकैप आपसे सवाल पूछ ले प्यारे बच्चों, तो आप यकीन करें, आप घबराइएगा मत, खुदा का वास्ता है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने कहा रिलेटेड पार्टी आ गया, ये रिलेटेड पार्टी है, सवाल की रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ते हैं। ऑडिट अप्रोच मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं रिलेटेड पार्टी, मेरी अप्रोच क्या होती है? ये अप्रोच होती है, उससे रिलेटेड प्रोसीजर। दो कॉलम बनाए आपने, यहाँ अप्रोच लिखी एक लाइन में, या चार प्रोसीजर लिखे, यहाँ एक लाइन में अप्रोच लिखी, या चार प्रोसीजर लिखे। तो यहाँ तक बात आपके समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो अगर हम सीफैप का सवाल करेंगे, हमारी सोचने की सलाहियत बढ़ेगी। सुनिएगा मेरी बात को, जब तक हमारे सोचने की सलाहियत नहीं बढ़ेगी कि सवाल में क्या क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इस सवाल से आप देखना, इस एक सवाल से एक लाइन के सवाल से यार पूरा सेट कवर्ड आपका। आगे और भी है, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, वो भी है। आप समझ रहे, प्लानिंग भी कवर्ड, परफॉर्मेंस भी कवर्ड, एक लाइन का सवाल। हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे, जब क्लास में आएंगे, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप वॉल्यूम 1 में आएंगे, एक सेकंड, वॉल्यूम 1 में एक सेकंड पे क्लास ऑफ है, मैं सवाल नहीं करवा रहा आपसे। हमने ऑटम 18 कर लिया था यार बच्चों, हमने ऑटम 18 कर लिया था, हमने स्प्रिंग 18 कर लिया, पेज नंबर 75 पे होगा। हमने, आप लोग टिके लगाते हैं ना, हमने ऑटम 18 कर लिया,
हमने स्प्रिंग 18 कर लिया, हमने ऑटम 17 कर लिया था, हमने ऑटम 16 की पहली लाइन पढ़ ली थी, पहली लाइन पढ़ ली थी, ऑटम 16 की पहली लाइन नहीं पढ़ी थी हमने? स्पेसिफाई द प्रोसीजर दैट एन ऑडिटर शुड परफॉर्म टू इंश्योर द कंप्लीटनेस ऑफ द लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर्स। नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ ली। तो आप समझ रहे हैं, मैं ये सवाल भी कराऊंगा, बट अगर मैं आपको सिर्फ ये सवाल कराऊंगा ना प्यारे बच्चों, सिर्फ पेपर पास नहीं होगा, बिकॉज इसमें फिर सोचेंगे नहीं आप कहेंगे कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस छापो। अभी जो सवाल कराया है इसमें भी कंप्लीटनेस के प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ सोचना पड़ा आपको क्या ये मेरी ऑडिट अप्रोच होगी, इससे रिलेटेड मेरे ये ऑडिट प्रोसीजर होंगे क्या? यहाँ तक बात समझ आ रही है? ऑटम 15 कर लिया था हमने, स्प्रिंग 15, ऑटम 15 भी कर लिया था, स्प्रिंग 15 भी कर लिया था, ऑटम 14, स्प्रिंग 14 नहीं किया था। मैं आपके साथ सवाल पढ़ लूं एक सेकंड। While reviewing the audit working papers of Apple Limited, the following matters have come to your attention. The audit team was able to ascertain that AL has entered into a number of transactions near the year end with a new distributor, Fruits Limited, which is a related party. On being confronted, the management is informed that since there were no transaction with the FL in the past, its inclusion in the schedule of related party transaction was mistakenly omitted. Analyze the above situation and describe the course of action. सवाल आप लोग अपनी फ्रीक्वेंसी से पढ़ेंगे। स्प्रिंग 14 पार्ट 1। New RP, analyze the above situation, briefly describe your course of action. सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आरपी किसने आइडेंटिफाई करी है? स्केड्यूल ऑफ रिलेटेड पार्टी डज नॉट इंक्लूड दिस रिलेटेड पार्टी। इट मींस मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट, आपने सवाल में क्लियर है आंसर हमारे प्यारे बच्चों। अच्छा, the details of related party transaction provided by the management includes a payment of rupees 300 million to Mango Limited. The job in charge is of the view that this transaction is not in the normal. Analyze the above situation and describe the course of action. हाँ जी, outside the, हम आज की क्लास में ये सवाल भी कर सकते हैं, यूं करके हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होगा, लेकिन पेपर में फेल होना है। आप समझेगा मेरी बात को। ये सवाल अगर मैं आज आपको क्लास में कराता और आपसे कहता कि जी करें, और मैं 15-20 मिनट लगाता हूँ, मैं कहता यार क्या आंसर, मुझे समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को। जब तक हम फाइनल के सवाल और एडवांस लेवल के सवाल नहीं दे, जिस सवाल से क्लियर है कि कंप्लीटनेस है, जिस सवाल से क्लियर है उसको तो करना ही है, और वो पेपर में आएगा तो इंशाल्लाह आप लोग भी कर लेंगे, बाकी सब भी कर लेंगे। बट खुदा ना खासा अगर ये सवाल आ जाए, डिस्कस द ओवरऑल ऑडिट अप्रोच, आप सोचे इस तरीके से, वो जो सीफएफ का एक सवाल था कैफ में कॉपी हुआ, अगर तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें सामने आएंगी तो फिर इंशाल्लाह हम इस पोजीशन पे होंगे प्यारे बच्चों कि हम कर। तो मैं अभी आपसे कहा, आप कैफ के बच्चे हैं, अगर सीफएफ के सवाल नहीं हो पा रहे, हो पा रहे हैं, ड्राफ्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, डीमोटिवेट ना होइएगा प्यारे बच्चों। एटलीस्ट अगर हम सोच रहे हैं ना 10 मिनट बैठ के इसके अंदर क्या एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल नहीं, गलती आइडेंटिफाई हो रही है, इन दो सवाल जो अगर हम आज करते हैं ना, इससे गलती आइडेंटिफाई नहीं होती। इसमें ये गलती हो जाती भाई आर की जगह एस लिख दिया, हाँ ये गलतियां नहीं है, ये समझेगा मेरी बात को। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? और जो मैं आपको क्विज वगैरह दूं, खुदा का वास्ता है आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट करें, ताकि जिन्होंने क्विज अटेम्प्ट किया उनके आंसर चेक हो गए। हाँ, पहले वाले के हो गए, दूसरे वाले के नहीं, मैं चले कर रहा हूँ। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।